कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। या अली मौला अली सुबह मेरी वीरान है, पथरा गई आंखें मेरी, दिल का जहां सुनसान है। ओ मेरे मसीहा तुम मौला, सहरा में हुआ मैं गुम मौला, या इलाही करम कर दे। या अली मौला अली सुबह मेरी वीरान। ब्लैक कैट्स, जिसके कई स्टैब्लिश आउटलेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, मायामी, न्यूयॉर्क, लास वेगस, इन सभी जगह धूम मचाने के बाद अब इंडिया में भी एक्सपैंड कर रही है। ब्लैक कैट्स यूएसए बेस्ड फैशन अपीयरेंस कंपनी अब अपनी मेंसवेयर की कंप्लीट रेंज इंडिया में भी लॉन्च कर रही है। ब्लैक कैट्स बनता है परफेक्ट एंड स्टाइलिश मेंसवेयर जो बनते हैं बेहतरीन हाई क्वालिटी फैब्रिक से। जी हां, जानदार फैब्रिक और बेहतरीन रेंज, ये ब्लैक कैट्स ब्रांड की खास पहचान है। ब्लैक कैट्स कंपनी लेकर आ रही है इंडिया में मेंसवेयर एसेसरीज की पूरी रेंज, जैसे कि ब्लैक कैट्स शर्ट्स, ब्लैक कैट जीन्स, ब्लैक कैट्स फॉर्मल्स, ब्लैक कैट टीज, ब्लैक कैट्स जैकेट्स, ब्लैक कैट्स ब्लेजर्स, ब्लैक कैट्स वॉचेस, ब्लैक कैट्स शूज, ब्लैक कैट्स सनग्लासेस और भी बहुत कुछ। ब्लैक कैट्स की रेंज अब यूएसए या एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि इंडिया के हर शहर में उपलब्ध होगी। कंपनी अपने आउटलेट पूरे इंडिया में खोलने जा रही है, जिसमें मेंसवेयर की पूरी रेंज आपको भी मिल सकती है। जी हाँ, यूं तो बाजार में बिकने वाले हजारों ब्रांड्स हैं, लेकिन ब्लैक कैट्स की रेंज एक बेहतरीन रेंज है जो आपको देती है एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस का कॉम्बिनेशन। और जो एक बार ब्लैक कैट्स ब्रांड को यूज करते हैं वो कहलाते हैं द परफेक्ट मैन। अगर आपके पास अच्छी लोकेशन पर अच्छा शोरूम है तो आप भी ब्लैक कैट्स की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे एग्जीक्यूटिव से स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर बात कर सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर एसएमएस भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.blackcats.in पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। जन लोकपाल पर केंद्र और केजरीवाल आमने सामने। केजरीवाल ने एलजी को लिखा खत, तमाम विरोधों को किया खारिज, कहा केंद्र की मंजूरी की कोई जरूरत नहीं। अपनी बात पर अड़े केजरीवाल, कहा इसी सत्र में पास होगा जन लोकपाल। बिजली कंपनियों को दी कड़ी चेतावनी, कहा नहीं कर रहा हूं कोई असंवैधानिक काम, भ्रष्टाचारियों को भेजा जाएगा जेल।
मुसलमानों को लुभाने के लिए मोदी का बड़ा दांव, कहा मुस्लिम बच्चों में होते हैं जन्मजात गुण, हिंदू मुसलमानों को बताया विकास के दो पहिए। चुनावी मैदान मारने के लिए अपने पुराने स्टाइल में उतरे राहुल, चौपाल लगाकर कर रहे हैं अपनी बात, महिलाओं के वोट बैंक पर है राहुल की नजर। और चौतरफा विरोध प्रदर्शन से घिरी दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दिया सुझाव। दिल्ली पुलिस ने अखबार में विज्ञापन देकर कहा, धरने के लिए पधारे जंतर मंतर और रामलीला मैदान। नमस्कार, मैं आसिफ खान और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नरेंद्र मोदी को यह बात अच्छी तरह से समझ में आने लगी है कि मुसलमानों को अपने साथ जोड़े बिना नैया पार लगना मुश्किल है। मोदी ने बदली चाल या मोदी की नई चाल? मुस्लिमों को रिझाने की मोदी की कोशिश। मोदी ने क्यों खेला मुस्लिम कार्ड? जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों की यानी मुसलमानों को अपने पाले में करने की कवायद तेज कर दी है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में 3 दिवसीय मुस्लिम ट्रेड फेयर का उद्घाटन किया। ये पहला मौका है जब मोदी मुस्लिम ट्रेड फेयर में उद्घाटन करने पहुंचे। बिजनेस इन हार्मनी में मोदी ने देश के अन्य राज्यों के मुसलमानों के सामने गुजरात के मुस्लिमों की तरक्की की एक अलग तस्वीर पेश की। मोदी ने कहा कि किसी भी देश, राज्य और समाज की तरक्की वहां रहने वाले लोगों की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। छोटी छोटी चीजें बड़ा बदलाव ला सकती हैं। उन लोगों की पहली शर्त होगी दुनिया के सामने टिकना है तो वो शर्त ये होगी, जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट। अगर हम जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट की ओर बल नहीं देंगे तो हम दुनिया के बाजार में स्पर्धा में टिक नहीं सकते। रेडीमेड गारमेंट के क्षेत्र में मुसलमान समाज के कई गरीब लोग लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने मुस्लिमों पर बड़ा कार्ड खेलते हुए कहा, जब हिंदू मुस्लिम साथ काम करते हैं तो विकास अपने आप में होने लगता है। मोदी ने कहा कि विकास की यात्रा में हिंदू मुस्लिम विकास के दो पहिए हैं और गुजरात के कच्छ में मुसलमानों ने व्यापार के विकास में बड़ा योगदान दिया है। हमारे गुजरात में पतंग के कारोबार में ज्यादातर गरीब मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है। कभी किसी को विचार नहीं आया कि इस विषय क्षेत्र में काम करने वाले इतने गरीब मुसलमान हैं और कुछ परिवार तो हैं जो 100 साल से एक ही काम में लगे हैं और वही झुपड़ी में जिंदगी गुजारते हैं। क्या इस पर ध्यान किसी ने देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? मुस्लिम कारोबारियों के नेटवर्क को हिंदू समकक्षों से जोड़ने की कवायद करते हुए मोदी ने कहा कि भूखा व्यक्ति ना तो इबादत कर सकता है और ना ही भजन। व्यक्ति के विकास में 24 घंटे बिजली की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन कभी किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। कभी कभी बिजली न होने के कारण 2-3 दिन तक ट्रैक्टर के टायर में पंक्चर हुआ हो, रिपेयरिंग नहीं होता था। कभी पंक्चर हुआ हो तो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। बिजली आने के कारण गांव में का नौजवान तैयार हो गया, उसने अपनी व्यवस्था खड़ी कर दी और भी करता है, साथ साथ में ही करता है। रात को 2-3 घंटे वो बैठ जाता था, ट्रैक्टर के आते थे उसको पंक्चर करके दे देता था। किसान का काम भी अटकता नहीं। यानी छोटी छोटी चीजों से बदलाव कैसे आता है, उस पर अगर हम ध्यान दिए होते तो शायद आज हमारे यहाँ गरीबों की ये हालत न रही होती। बहरहाल मोदी के इस मुस्लिम कार्ड ने एक बात साफ कर दी है कि बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने का सपने को हकीकत में बदलने के लिए हर वर्ग को साधने के मूड में है। मोदी जानते हैं कि गुजरात के मुस्लिमों को लुभाकर और उनके माध्यम से देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों तक पहुंच सकते हैं, जिससे राजनीति की सबसे बड़ी कुर्सी को साधने में ज्यादा वक्त और मुश्किलें नहीं आएंगी। देखना यह है कि कांग्रेस पर हमेशा हमलावर मोड में रहने वाले मोदी का ये मुस्लिम कार्ड उनके लिए कितना मददगार साबित होता है। भारती गुप्ता की रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज।
बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने इस बार मुस्लिम कार्ड खेला है। उनका कहना है कि हिंदू मुसलमान विकास के दो पहिए हैं, इन दोनों को साथ लेकर चलना होगा, तभी विकास हो सकता है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने जेडीयू के वरिष्ठ नेता अली अनवर से खास बातचीत की। मुस्लिम पैदाइशी हुनरमंद होते हैं, ये बयान किसी आम नेता का नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी का है, जो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। हालांकि उनको लेकर तमाम तरीके की बयानबाजी की जाती है, लेकिन उनके इस बयान के क्या मायने हैं, हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता अली अनवर जी हैं। सर, उनके इस बयान को क्या समझा जाए? क्या अब वो भी आडवाणी की राह पर चल पड़े हैं, जो सेकुलरिज्म की बात होती है? देखिए, एक मुहावरा है, मुंह में राम बगल में छुरी। मोदी जी पर यह पूरी तरह से मुहावरा फिट बैठता। वो बता रहे हैं कि हुनरमंद होते हैं पैदाइशी, वो बता रहे हैं कि दो पहिया है, हिंदू मुस्लिम पहिया है एक गाड़ी का। तो सबसे पहले जो उनके समय में गोधरा में बेगुनाहों का जो खून बहा, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जो उनके यहाँ फेक इनकाउंटर दिखा करके जो मारे गए लोग, आ जाइए ना, चार बड़े अधिकारी, उसमें आईबी का हेड भी है, आईपीएस अधिकारी लोग। तो नरेंद्र मोदी भले ही बयान देकर ये साबित करने की कोशिश करें कि वो अब उनका जो नजरिया है वो अलग है, बदल चुका है या पहले से ही बदला हुआ है, लेकिन अन्य पार्टियां इस चीज को अभी भी नहीं मानती हैं। मैं दिल्ली से कैमरा पर्सन यादव शर्मा के साथ मयंक गुप्ता, चैनल वन। इसके अलावा हमारे संवाददाता मैग ने इसी मुद्दे को लेकर सपा के वरिष्ठ नेता मुनव्वर सलीम से उनकी राय जानने की कोशिश की। मुस्लिमों के अंदर बहुत हुनर होता है और साथ ही साथ एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम। ये नरेंद्र मोदी का ताजा बयान है। समाजवादी पार्टी से नेता मुनव्वर सलीम जी हमारे साथ हैं। सर, नरेंद्र मोदी का ये बयान किस एस्पेक्ट से आप देखते हैं? समाजवादी चिंतक डॉक्टर लोहिया ने देश को बहुत सारे विचार दिए हैं। उसमें एक बात उन्होंने ये भी कही है कि इंसान की कथनी और करनी में एकता होनी चाहिए, और कथनी करनी की एकता होती है तभी आदमी के जुमलों का, उसके अल्फाजों का, उसके बोलने का कोई प्रभाव होता है। नरेंद्र मोदी जी ने, पूरी दुनिया जानती है, नफरत की खेती की है, और वो मोहब्बत के जुमले बोले तो बेमानी सारा हिंदुस्तान जानता है कि ये सियासी जुमले हैं और सियासत के लिए हैं। एक चीज है कि इस टाइम पर एन चुनाव से पहले इस तरीके के बयान, सेकुलर छवि अपनी सामने रखना, इन सब चीजों का आपको लगता है कि बीजेपी को कोई फायदा होगा चुनाव के दौरान? हम भारतीय जनता पार्टी को, मेरे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा दो मुहा पार्टी कहा है, और दो मुहा पार्टी इसलिए कहा है कि इनके हुकूमत बनाने का अंदाज कुछ और होता है, हुकूमत बनाते वक्त इनके ऐलान कुछ और होते हैं, और हुकूमत के बाहर जब होते हैं तो इनका सोच, इनके ऐलान, इनके नारे फिर ये होते हैं कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। जाहिर है कि नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, अपनी सेकुलर छवि रखें सामने, लेकिन एक सवाल और भी है कि इससे पहले बीजेपी के ही नेता आडवाणी ने भी इस तरह की कोशिश की थी चुनाव से पहले अपने आप को सेकुलर साबित करने की, लेकिन उस दौरान भी उनको कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन नरेंद्र मोदी को उसका फायदा मिलता है नहीं, ये आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। मैं दिल्ली से कैमरा पर्सन यादव शर्मा के साथ मयंक गुप्ता, चैनल पर। और अब बात कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के स्टाइल की। उन्होंने भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर टॉप गियर डाल रखा है। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राहुल की रणनीति सिर्फ मचान जैसे मंचों से काम नहीं चलेगा, न काम चलेगा ताबड़तोड़ रैलियां कर भीड़ जुटाने से। अगर बदलते भारत का भरोसा जीतना है तो उसके बीच जाना होगा। ये बात शायद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गई है, और इसी मंत्र के साथ कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए राहुल चुनावी रणभूमि में उतर आए हैं। कांग्रेस के इस कर्णधार का ये नया स्टाइल आक्रामक मोदी और सियासत के एंग्री यंग मैन केजरीवाल को उन्हीं की भाषा में करारा जवाब है।
झारखंड के रांची में उनके इस स्टाइल की झलक दिखी। कांग्रेस के युवराज रांची में आदिवासी महिलाओं के बीच उतरे, न सिर्फ बल्कि उनकी दिक्कतों से दो चार भी हुए। राहुल बार बार महिलाओं से उनकी परेशानियों के बारे में पूछते और महिलाएं उन्हें अपनी परेशानियां गिनाती। सरकार की ओर से मात्र 750 रुपया, जो एक मजदूरी के बराबर भी नहीं है। और बात रखा है कि अंग्रेजी की पढ़ाई और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई किया जाए, ये बात बिल्कुल गलत मैं मानती हूँ। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ेगा? सरकारी स्कूल में जिन्हें आप वेतन दे रहे हैं 30 और 35 हजार, वहाँ कौन पढ़ेगा? माध्यमिक भोजन कौन खाएगा? आपका जो नियम है, आपका ने जो लागू किया है, ये बधाई के पात्र है कि आपने माध्यमिक भोजन देने का काम किया और बच्चे को ड्रेस देने का काम किया, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को साड़ी दिलवाने का काम किए हैं। इस दौरान राहुल ने कई बार अपने कुर्ते के बाजू को ऊपर चढ़ाया। देश की सबसे बड़ी और पहली राजनीतिक पार्टी के चश्मे चिराग जनता के बीच में पहुंचे थे। जाहिर है जनता का खुश होना लाजमी था। राहुल की इस पाठशाला में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कांग्रेस के इस युवराज की समझ में आ गया है कि महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर किरकिरी करा चुकी कांग्रेस की नैया पार लगानी है तो जनता और राजनेताओं के बीच का फर्क मिटाना होगा। राहुल गांधी इस तरह की रैलियां कर अपनी पार्टी की रीब्रांडिंग करने में जुट गए हैं। देश की जनता से जुड़ने के लिए युवराज ने यात्रा प्लान बनाया है। करके उसको बहला फुसला करके आदिवासी का जमीन छीना जा रहा है, CNTS को सख्ती से लागू किया जाए। लेकिन राहुल गांधी का ये नया स्टाइल देश की जनता को कितना भाता है और राहुल की ये कोशिशें कांग्रेस का सियासी नसीब कितना बदलेंगी, ये देखने के लिए अभी इंतजार करना होगा। न्यूज डेस्क, चैनल वन न्यूज। कही कि इंग्लिश पढ़ने से देश का विकास नहीं हो सकता है। उधर दिल्ली में बिजली संकट फिलहाल सुलझता नजर आ रहा है। BSES को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई। अदालत ने NTPC को निर्देश दिया है कि वो 26 मार्च तक BSES की सप्लाई ना रोके। राजधानी दिल्ली के लोगों को बिजली सप्लाई को लेकर बड़ी राहत मिली है। फिलहाल कुछ दिनों के लिए दिल्ली से ब्लैकआउट का संकट हट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने NTPC और दिल्ली सरकार पर सख्ती करते हुए आदेश दिए हैं कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC को बिजली आपूर्ति कंपनी BSES को बिजली सप्लाई को 26 मार्च तक नहीं रोकने का आदेश दिया है। यानी 26 मार्च तक दिल्ली में बिजली की सप्लाई नहीं रोकी जाएगी। इसके साथ ही BSES NTPC को 2 हफ्ते में 50 करोड़ का भुगतान करना पड़ेगा। NTPC ने पिछले सप्ताह BSES राजधानी और BSES यमुना को बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के मामले में नोटिस जारी किया था और बिजली कटौती की धमकी भी दी थी। NTPC ने पैसों का रोना रोते हुए कहा था कि कंपनी संकट में है और बकाया भुगतान नहीं होने की वजह से बिजली की सप्लाई नहीं कर पाएगी। दिल्ली में बिजली वितरण का काम कर रही अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों ने NTPC के उस नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी जिसमें बकाया भुगतान न करने की स्थिति में बिजली आपूर्ति बंद करने की चेतावनी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जनता के हित को ध्यान में रखते हुए मामले में दखल देते हुए दिल्ली में बिजली संकट को फिलहाल सुलझा लिया है। BSES को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है और अब 26 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। भारती गुप्ता, चैनल वन न्यूज। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे संसद में हो रहे लगातार हंगामे की। आप बने रहिए हमारे साथ। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार,
जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। कमिंग सून, सिर्फ चैनल 1 पर। मुसलमान के लिए हर वो दिन ईद है जिस दिन उसके हाथों से कोई गुनाह न हो, उसने कोई जुल्म न किया हो। जिस राह पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी हो, वो और चाहे जो भी हो, अल्लाह की राह तो नहीं हो सकती। अब एम्बुलेंस सुविधा है एक फोन की दूरी पर। बीमारी परेशानी में 108 पर मिलाएं। समाजवादी एम्बुलेंस की सेवा किसी भी समय आए। अधिक जानकारी के लिए जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संसद का छोटा सा सत्र भी ठीक से नहीं चल पा रहा है। संसद की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। तेलंगाना मुद्दे को लेकर सरकार के सांसद भी हंगामा कर रहे हैं। आम चुनाव से पहले संसद का अंतिम सत्र चालू है, लेकिन हंगामे के साथ शुरू हुआ यह सत्र अब तक हंगामे की ही भेंट चलता रहा है। काम के नाम पर वैसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन गिनाने के लिए दंगा बिल राज्यसभा में जरूर पेश किया गया। इस बिल को लेकर भी विपक्षियों के तेवर तल्ख ही हैं। कुल मिलाकर दिन बीतता जा रहा है और काम कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अब तक उम्मीद से परे इस सत्र पर आम जनता की नजरें टिकी हैं, लेकिन लगता है कि जनता की उम्मीद फिर जाया जाएगी। सरकार की परेशानी यह है कि इस बार न केवल विपक्ष बल्कि सरकार के लोग भी सत्र को सुचारू रूप से नहीं चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। तेलंगाना के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के आंध्र से जुड़े सांसद भी सरकार के सामने रोड़े अटका रहे हैं। संसद के शुरू होने के साथ ही सरकार ने सत्र में कई अहम विधेयकों को पास कराने की तैयारी कर ली थी। सत्ता पक्ष 2-4 नहीं बल्कि करीब 40 विधेयक को संसद के इस सत्र में पारित कराने का एजेंडा लाया, लेकिन संसद में विधेयकों पर चर्चा कम और जोरदार हंगामा ज्यादा हुआ। पक्ष और विपक्ष की तू-तू में फिर विधेयकों पर चर्चा के बजाय किंतु परंतु और इन सब के बाद जोरदार हंगामे के बाद संसद का स्थगन। इन सब क्रियाकलापों के चलते संसद का काम ठप रहा और जनता की उम्मीदें टूटती नजर आईं। आपको बता दें कि यह सत्र महज 12 दिनों का है और 15वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने में अब तक 1 महीने से भी कम वक्त बचा है। अगर 15वीं लोकसभा में हुए काम पर नजर डाली जाए तो आजादी के बाद से अब तक 15वीं लोकसभा में सबसे कम काम हुआ है। संसद के दोनों सदनों में कुल मिलाकर अभी तक 126 बिल पेंडिंग है। इसमें से 72 बिल लोकसभा चुनाव में पेंडिंग है और 54 बिल राज्यसभा में पेंडिंग है। संसद में काम से हटकर अगर दूसरी तरफ नजर डालें तो अब तक सिर्फ समय और धन की बर्बादी हुई है। वैसे देखा जाए तो पहले 2 ही दिन स्थगन की वजह से सत्र के करीब 670 मिनट बर्बाद हुए हैं, जिसके चलते आम जनता के करीब 6.75 करोड़ रुपए की बर्बादी हो गई। संसद एक दिन में 6 घंटे के लिए काम करती है। अनुमान के मुताबिक संसद के दोनों सत्रों को चलाने के लिए हर मिनट में करीब 2.5 लाख रुपए की लागत आती है। संसद का आखिरी सत्र अब शुरू हुआ था तो कई विधेयकों के पास होने की उम्मीदों को हवा मिल गई, तो कई सालों से काल कोठरी के कमरे में कैद थी। लेकिन संसद में जोरदार हंगामे और फिर स्थगन ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं फिर उम्मीदें काल कोठरी में कैद ना हो जाएं। सरिता गुप्ता, चैनल 1 न्यूज। भोपाल में एक पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर आयुषी जैन की पेंटिंग ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। आयुषी जैन प्रदेश में अपनी कला के नाम से जानी जाती हैं। पेशे से इंजीनियर आयुषी समाज में बदले रंगों और चल रही भागम भाग जिंदगी को हमेशा अपनी कला के जरिए प्रदर्शित करती हैं और इसी तर्ज पर आयुषी ने
इस बार आए दिन परेशान रहने वाले लोगों को देखते हुए अपनी चित्रकला प्रस्तुत की। इसमें समाज को बताया है कि इतनी मुश्किल भरी जिंदगी में भी आप खुश रह सकते हैं। तो इस एग्जीबिशन के जरिए आयुषी ने दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से लोग इस भागम भाग जिंदगी में परेशान रहते हैं, लेकिन अगर सुचारू रूप से हर काम को किया जाए तो उस भागम भाग जिंदगी में भी इंसान खुश रह सकता है। लेकिन लोग भागम भाग जिंदगी में सब कुछ भूल गए हैं। तो भोपाल में एक पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर आयुषी जैन की पेंटिंग ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। आयुषी जैन पूरे प्रदेश में अपनी कला के नाम से जानी जाती हैं। वो पेशे से इंजीनियर हैं और समाज में बदले रंगों और चल रही भागम भाग जिंदगी को हमेशा अपनी कला के जरिए प्रदर्शित करती हैं। और इसी तर्ज पर आयुषी ने इस बार आए दिन परेशान रहने वाले लोगों को देखते हुए अपनी चित्रकला प्रस्तुत की। इसमें समाज को बताया कि वो मुश्किल भरी जिंदगी में भी हंस सकते हैं। मेरी इस एग्जीबिशन का थीम है पाथ टू प्लिस, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे खुशियों का रास्ता। हर इंसान के जीवन में ऐसे कुछ मोड़ आते हैं जहां वो डिप्रेशन में चला जाता है, लोगों से एक्सपेक्टेशंस करता है, पूरी नहीं हो पाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, कहीं ना कहीं वो फेल हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। बट वो ये चीज़ भूल जाता है कि जो खुशी वो दूसरों में ढूंढने की कोशिश कर रहा है वो एक्चुअली में उसके खुद के अंदर होती है। अगर वो चाहे तो आगे बढ़ सकता है, उसे पीछे खींचने वाला कोई नहीं है, बट सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए। उधर दिल्ली में मेट्रो की सुरक्षा को लेकर ज्वाइंट सीपी मुकेश मीना से बात की हमारे संवाददाता ने। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। बात करते हैं कि मेट्रो की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस क्या कदम उठाने जा रही है। सर बताइए, जैसा कि मेट्रो जो काफी अहम माना जाता है, आतंकवादी जो काफी लिस्ट में माना जाता है, तो मेट्रो की सुरक्षा को लेकर आपने कोई ऐसा प्लानिंग की है, इसको लेकर क्या भी? नहीं, मेट्रो के लिए दिल्ली पुलिस ने 8 थाने बनाए और 8 थाने काम कर रहे हैं। हमने SHOs को और उनके स्टाफ को सबको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि प्लेटफॉर्म पे प्लस गाड़ियों में जो मेट्रो ट्रेन्स हैं उसमें पेट्रोलिंग करें, खुद पेट्रोलिंग करें और देखें, क्योंकि देखा गया है कि काफ़ी अपराध वहाँ पर होते हैं और इसके लिए पहले इतनी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं थी, जो कि हमने आके सभी ने मिलके एक स्ट्रेटजी बनाई है और उसके मुताबिक जहाँ जो ऐसे एरियाज थे, ग्रे एरियाज थे, उनको कवर किया है। पॉकेटमारी काफ़ी घटनाएं होती है, तो उसको लेकर काफ़ी क्या दिल्ली पुलिस कोई ऐसी योजना बनाई ताकि इस तरह घटना ना हो पाए? अभी देखें कि पुलिस हेडक्वार्टर ने हमको काफ़ी मैन पावर अभी दी है और इसके तहत हम स्पेशल स्क्वाड बना रहे हैं, फ्लाइंग स्क्वाड टाइप जो होते हैं, जो मेट्रो स्टेशंस में स्पेशल टारगेट करेंगे कि इस तरह की जो गैंग्स हैं, पिक पॉकेटिंग गैंग है, स्नेचर्स की गैंग है, उनको कवर करें। और मुझे होप है और मुझे आशा है कि इस तरह के जो एफर्ट्स लेने से अपराधों में काफ़ी कमी होगी। मुकेश मीना जी जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, दिल्ली से चैनल 1 के लिए कैमरामैन। देश के कई राज्यों से नाबालिग लड़कियों को मानव तस्करी करके दिल्ली लाया जा रहा है। इसको रोकने के लिए महिला आयोग और कई संगठन नाकाम साबित हो रहे हैं। दिल्ली के कमला मार्केट इलाके में रेड लाइट एरिया में पुलिस ने छापामारी करके 11 लड़कियों को छुड़ाया है। ब्रदरहुड सोसाइटी NGO से हूँ और मैं यहाँ पर काउंसलिंग के लिए आई थी, जिसमें सारा रेस्क्यू का बताती हूँ। ये लड़की जो एक बेंगलोर की थी, पूर्णिमा, उसको वहाँ से कोई मिसगाइड करके लेके आया था जिसका नाम राजू है और वो वहाँ से इसको दिल्ली लेके आया कि ये कह के कि चलो घूमेंगे और सेम डे वापस आ जाएंगे। बट वो यहाँ पर लाकर एक सारिका नाम की लेडी है जिसके पास में लेके छोड़ गया। यहाँ पर उसके कस्टमर जो उसके पास, लड़की के पास ज़बरदस्ती उसके साथ रिलेशन बनाना चाहते थे, वो आए और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं यहाँ पर, मुझे ज़बरदस्ती लाया गया, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल वन न्यूज। नमस्कार। इतना असरदार कि अब दर्द